आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी मानसरोवर भाग 1 से लांछन। अगर संसार में ऐसा प्राणी होता जिसकी आंखें लोगों के हृदयों के भीतर घुस सकती, तो ऐसे बहुत कम स्त्री पुरुष होंगे जो उसके सामने सीधी आंखें करके ताक सकते। महिला आश्रम की जुगनू बाई के विषय में लोगों की धारणा कुछ ऐसी ही हो गई थी। वह बेपढ़ी लिखी गरीब बूढ़ी औरत थी, देखने में बड़ी सरल, बड़ी हंसमुख, लेकिन जैसे किसी चतुर प्रूफ रीडर की निगाह गलतियों पर ही जाकर पड़ती है, उसी तरह उसकी आंखें भी बुराइयों पर ही पहुंच जाती थीं। शहर में ऐसी कोई महिला न थी जिसके विषय में 2-4 लुकी छिपी बातें उसे मालूम ना हो। उसका ठिगना स्थूल शरीर, सिर के खिचड़ी बाल, गोल मुंह, फूले फूले गाल, छोटी छोटी आंखें उसके स्वभाव की प्रखरता और तेजी पर पर्दा सा डाले रहती थी। लेकिन जब वह किसी की कुत्सा करने लगती तो उसकी आकृति कठोर हो जाती, आंखें फैल जाती और कंठ स्वर कर्कश हो जाता। उसकी चाल में बिल्लियों का सा संयम था। दबे पांव धीरे धीरे चलती, पर शिकार की आहट पाते ही जस्त मारने को तैयार हो जाती थी। उसका काम था महिला आश्रम में महिलाओं की सेवा टहल करना, पर महिलाएं उसकी सूरत से कांपती थीं। उसका आतंक था कि ज्यों की वह कमरे में कदम रखती, ओंठों पर खेलती हुई हंसी जैसे रो पड़ती थी। चहचहाने वाली आवाजें बुझ जाया करती, मानो उनके मुख पर लोगों को अपने पिछले रहस्य अंकित नजर आते हों। पिछले रहस्य कौन है जो अपने अतीत को किसी भयंकर जंतु के सामने कटघरों में बंद करके न रखना चाहता हो? धनियों को चोरों के भय से निद्रा नहीं आती, मानियों को उसी भांति मान की रक्षा करनी पड़ती है। वह जंतु जो पहले कीट के समान अल्पाकार रहा होगा, दिनों के साथ दीर्घ और सबल होता जाता है। यहाँ तक हम उसकी याद से ही कांप उठते हैं, और अपने ही कारनामों की बात होती तो अधिकांश देवियां जुगनू को दुत्कारती, पर यहाँ तो मैके और ससुराल, ननियाल, ददियाल, फुफियाल और मौसियाल चारों ओरों की रक्षा करनी पड़ती। जिसे किले में इतने द्वार हों, उसकी रक्षा कौन कर सकता है? वहाँ तो हमला करने वाले के सामने मस्तक झुकाने में ही कुशल है। जुगनू के दिल में हजारों मुर्दे गड़े पड़े थे और वह जरूरत पड़ने पर उन्हें उखाड़ दिया करती थी। यहाँ किसी महिला के दून कीली या शान दिखाई, वहाँ जुगनू की त्योरियां बदली। उसकी एक कड़ी निगाह अच्छे अच्छे को दहला देती थी, मगर यह बात न थी कि स्त्रियां उससे घृणा करती हों। नहीं, सभी बड़े चाव से उससे मिलती और उसका आदर सत्कार करती। अपने पड़ोसियों की निंदा सनातन से मनुष्य के लिए मनोरंजन का विषय रही है, और जुगनू के पास इसका काफी सामान था। नगर में इंदुमती महिला पाठशाला नाम का एक लड़कियों का हाई स्कूल था। हॉल में मिस खुर्शीद उसकी हेड मिस्ट्रेस होकर आई थी। शहर में महिलाओं का दूसरा क्लब न था। मिस खुर्शीद एक दिन आश्रम में आई। ऐसे ऊंचे दर्जे की शिक्षा पाई हुई आश्रम में कोई देवी न थी। उनकी बड़ी आवभगत हुई। पहले ही दिन मालूम हो गया, मिस खुर्शीद के आने से आश्रम में एक नए जीवन का संचार होगा। कुछ इस तरह दिल खोलकर हर एक से मिली, कुछ ऐसी दिलचस्प बातें की कि सभी देवियां मुग्ध हो गईं। गाने में चतुर थी, व्याख्यान भी खूब देती थी, और अभिनय कला में तो उन्होंने लंदन में नाम कमा लिया था। ऐसी सर्वगुण संपन्न देवी का आना आश्रम का सौभाग्य था। गुलाबी गोरा रंग, कोमल गाल, मद भरी आंखें, नए फैशन के कटे हुए केश, एक एक अंग सांचे में ढला हुआ। मादकता की इससे अच्छी प्रतिमा न बन सकती थी। चलते समय मिस खुर्शीद ने मिसेस टंडन को, जो आश्रम की प्रधान थी, एकांत में बुलाकर पूछा, वह बुढ़िया कौन है
जुगनू कई बार कमरे में आकर मिस खुर्शीद को अन्वेषण की आंखों से देख चुकी थी, मानो कोई शहसवार या किसी नई घोड़ी को देख रही हो। मिसेस टंडन ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ ऊपर का काम करने के लिए नौकर हैं, कोई काम हो तो बुलाऊं? मिस खुर्शीद ने धन्यवाद देकर कहा, जी नहीं, कोई विशेष काम नहीं है। मुझे चालबाज मालूम होती है, यह भी देख रही हूँ कि वह सेविका नहीं स्वामिनी है। मिसेज टंडन को जुगनू से चली बैठी ही थी। इनके वैधव्य को लांछित करने के लिए वह उन्हें सदा सुहागिन कहा करती थी। मिस खुर्शीद से उसकी जितनी बुराई हो सकी वह की और उससे सचेत रहने का आदेश दिया। मिस खुर्शीद ने गंभीर होकर कहा, तब तो भयंकर स्त्री है, तभी सब देवियां इससे कांपती हैं। आप इसे निकाल क्यों नहीं देती? ऐसी चुड़ैल को एक दिन न रखना चाहिए। मिसेस टंडन ने अपनी मजबूरी बताई, निकाल कैसे दूं? जिंदा रहना मुश्किल हो जाए, हमारा भाग्य उसकी मुट्ठी में जो है। आपको 2-4 दिन में उसके जौहर खुलेंगे। मैं तो डरती हूँ कहीं आप भी उसके पंजे में ना फंस जाएं। उसके सामने भूलकर भी किसी पुरुष से बातें ना कीजिएगा। इसके गोएंदे न जाने कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। नौकर से मिलकर भेद यह ले, डाकिया से मिलकर चिट्ठियां यह देखे, लड़कों को फुसलाकर घर का हाल यह पूछे। इस रात को खुफिया पुलिस में जाना चाहिए था, यहाँ न जाने क्यों आ मरी। मिस खुर्शीद चिंतित हो गई, मानो इस समस्या को हल करने की फिक्र में हो। एक क्षण बाद बोली, अच्छा, मैं इसे ठीक करूंगी, अगर ना निकाल दूं तो कहना। मिसेस टंडन, निकाल देने से ही क्या होगा, उसकी जुबान तो बंद ना होगी, तब तो और भी निडर होकर कीचड़ फेंकेगी। मिस खुर्शीद ने निश्चिंत स्वर में कहा, मैं उसकी जुबान भी बंद कर दूंगी बहन, आप देख लीजिएगा। टके की औरत यहाँ बादशाहत कर रही है, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह चली गई तो मिसेस टंडन ने जुगनू को बुलाकर कहा, इस नई मिस साहब को देख, यह प्रिंसिपल हैं। जुगनू ने द्वेष भरे स्वर में कहा, आप देखें, मैं ऐसी सैकड़ों छोकरियां देख चुकी हूँ, आंखों का पानी जैसे मर गया हूँ। मिसेस टंडन धीरे से बोली, तुम्हें कच्चा ही खा जाएगी। उनसे डरती रहना, कह गई हैं मैं इसे ठीक करके छोड़ूंगी। मैंने सोचा तुम्हें चेता दूं, ऐसा ना हो उसके सामने कुछ ऐसी वैसी बात कह बैठो। जुगनू ने मानो तलवार खींच कर कहा, मुझे चेताने का काम नहीं, चेता उन्हें दीजिएगा। यहाँ का आना न बंद कर दूं तो अपने बाप की नहीं, वह घूमकर दुनिया देख आई है तो यहाँ घर बैठे दुनिया देख चुकी हूँ। मिसेस टंडन ने पीठ ठोकी, मैंने समझा दिया भाई, आगे तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। जुगनू, आप चुपचाप देखती जाइएगा, कैसा तिगनी का नाच नचाती हूँ। इसने अब तक ब्याह क्यों नहीं किया? उम्र तो 30 के लगभग होगी। मिसेस टंडन ने रद्दा जमाया, कहती है मैं शादी ही नहीं करना चाहती, किसी पुरुष के हाथ क्यों अपनी आजादी बेचूं? कोई पूछता ही नहीं होगा। ऐसी बहुत सी कुंवारियों को देख चुकी हूँ, 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, और कई लौंडियां आ गई और बात का सिलसिला बंद हो गया। दूसरे दिन सवेरे जुगनू मिस खुर्शीद के बंगले पर पहुंची। मिस खुर्शीद हवा खाने गई हुई थी। खान सामा ने पूछा, कहाँ से आती हो? जुगनू, यहीं रहती हूँ बेटा। मेम साहब कहाँ से आई हैं? तुम तो इनके पुराने नौकर होंगे। खान सामा, नागपुर से आई हैं, मेरा घर भी वहीं है, 10 साल से इनके ही साथ हूँ। जुगनू, किसी ऊंचे खानदान की होंगी, वह तो रंग ढंग से ही मालूम होता है। खान सामा, खानदान तो कुछ ऐसा ऊंचा नहीं, हाँ तकदीर की अच्छी है। इनकी माँ अभी तक मिशन में 30 रुपये पाती है और पढ़ने में तेज थी तो वजीफा मिल गया, विलायत चली गई, बस तकदीर खुल गई। अब तो अपनी माँ को बुलवाने वाली हैं, लेकिन वह बुढ़िया शायद ही आए। यह गिरजे विरजे नहीं जाती, इसलिए दोनों में पटती नहीं।
जुगनू, मिजाज की तेज मालूम होती है। खानसामा, नहीं, यूं तो बहुत नेक हैं, गिरजे नहीं जाती। तुम क्या नौकरी की तलाश में हो? करना चाहो तो कर लो, एक आया रखना चाहती है। जुगनू, नहीं बेटा, मैं अब क्या नौकरी करूंगी। इस बंगले में पहले जो मेम साहब रहती थी वह मुझ पर बड़ी निगाह रखती थी। मैंने समझा चलो नई मेम साहब को आशीर्वाद दे आऊं। खानसामा, यह आशीर्वाद लेने वाली मेम साहब नहीं है, ऐसों से बहुत चिढ़ती है। कोई मांगता आया और उसे डांट बताई, कहती है बिना काम किए किसी को जिंदा रहने का हक नहीं। भला चाहती हो तो चुपके से राह ले लो। जुगनू, तो यह कहो इनको कोई धर्म कर्म नहीं? फिर भला गरीबों पर क्यों दया करने लगी? जुगनू को अपनी दीवार खड़ी करने के लिए काफी सामान मिल गया। नीच खानदान की है, माँ से पटती नहीं है, धर्म से विमुख है। पहले धावे में इतनी सफलता कुछ कम ना थी। चलते चलते खानसामा से इतना और पूछा, इसके साहब क्या करते हैं? खानसामा ने मुस्कुराकर कहा, इनकी तो अभी तक शादी ही नहीं हुई है, साहब कहाँ से होंगे? जुगनू ने बनावटी आश्चर्य से कहा, अरे अब तक ब्याह ही नहीं हुआ? हमारे यहाँ तो दुनिया हंसने लगे। खानसामा, अपना अपना रिवाज है, इनके यहाँ तो कितनी ही औरतें उम्र भर ब्याह नहीं करती। जुगनू ने मार्मिक भाव से कहा, ऐसी कुंवारियों को मैं बहुत देख चुकी हूँ। हमारी बिरादरी में कोई इस तनो रहे तो थोड़ी थोड़ी हो जाए, मुदा इनके यहाँ जो जी आवे करे, कोई नहीं पूछता। इतने में मिस खुर्शीद आग पहुंची। गुलाबी जाड़ा पड़ने लगा था। मिस साहब साड़ी के ऊपर ओवरकोट पहने हुई थी। एक हाथ में छतरी थी, दूसरे में छोटे कुत्ते की जंजीर। प्रभात की शीतल वायु में व्यायाम ने कपोलों को ताजा और सुर्ख कर दिया था। जुगनू ने झुककर सलाम किया, पर उन्होंने उसे देखकर भी न देखा। आते जाते ही खानसामा को बुलाकर पूछा, यह औरत क्या करने आई है? खानसामा ने जूते का फीता खोलते हुए कहा, भिखारिन है हजूर, और औरत समझदार है। मैंने कहा यहाँ नौकरी करेगी तो राजी नहीं हुई। पूछने लगी इनके साहब क्या करते हैं। मैंने बता दिया तो इसे बड़ा ताज्जुब हुआ, और होना ही चाहे। हिंदुओं में तो दुधमुहे बालकों तक का विवाह हो जाता है। खुर्शीद ने जांच की, और क्या कहती थी? और तो कोई बात नहीं हजूर। अच्छा, उसे मेरे पास भेज दो। जुगनू ने जो ही कमरे में कदम रखा, मिस खुर्शीद ने कुर्सी से उठकर उसका स्वागत किया। आइए माँ जी, मैं जरा सैर करने चली गई थी। आपके आश्रम में तो सब कुशल है? जुगनू एक कुर्सी का तकिया पकड़कर खड़ी खड़ी बोली, कुशल है मैम साहब। मैंने कहा आपको आशीर्वाद दे आऊं। मैं आपकी चेरी हूँ, जब कोई काम पड़े मुझे याद कीजिएगा। यहाँ अकेले तो हुजूर को अच्छा न लगता होगा। मिस खुर्शीद, मुझे अपने स्कूल की लड़कियों के साथ बड़ा आनंद मिलता है, वह सब मेरी ही लड़कियां हैं। जुगनू ने मातृभाव से सिर हिलाकर कहा, यह ठीक है मैम साहब, पर अपना अपना ही है, दूसरा अपना हो जाए तो अपनों के लिए कोई क्यों रोए। सहसा एक सुंदर सजीला युवक रेशमी सूट धारण किए जूते चरमर करता हुआ अंदर आया। मिस खुर्शीद ने इस तरह दौड़कर प्रेम से उसका अभिवादन किया मानो जामे में फूली न समाती हो। जुगनू उसे देखकर कोने में दुबक गई। खुर्शीद ने युवक से गले मिलकर कहा, प्यारे, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। जुगनू की तरफ देखते हुए कहा, माँ जी आप जाएं, फिर कभी आना। यह हमारे परम मित्र विलियम किंग हैं। हम और यह बहुत दिनों तक साथ पढ़े हैं। जुगनू चुपके से बाहर निकल आई। खानसामा खड़ा था। पूछा, यह लौंडा कौन है? खानसामा ने सिर हिलाया। मैंने इसे आज ही देखा है। शायद अब कुंवारापन से जी उबा। अच्छा तहरदार जवान है। जुगनू, दोनों इस तरह टूटकर गले मिले हैं कि मैं तो लाज के मारे गड़ गई। ऐसा चूमा चाटी तो जोरू खसम में नहीं होती। दोनों लिपट गए। लौंडा तो मुझे देखकर कुछ झिझकता था, पर तुम्हारी मेम साहब तो जैसे मतवाली हो गई थी। खानसामा ने मानो अमंगल के आभास से कहा, मुझे तो कुछ बेढब मामला नजर आता है।
जुगनू तो यहाँ से सीधे मिसेस टंडन के घर पहुंची। इधर मिस खुर्शेद और युवक में बातें होने लगी। मिस खुर्शेद ने कहा मार कर कहा, तुमने अपना पार्ट खूब खेला लीला। बुढ़िया सचमुच चौंधी आ गई। लीला, मैं तो डर रही थी कि कहीं बुढ़िया भांप न जाए। मिस खुर्शेद, मुझे विश्वास था वह आज जरूर आएगी। मैंने दूर ही से उसे बरामदे में देखा और तुम्हें सूचना दी। आज आश्रम में बड़े मजे रहेंगे। जी चाहता है महिलाओं की कानाफूसियां सुनती। देख लेना, सभी उसकी बातों पर विश्वास करेंगी। लीला, तुम भी तो जानबूझकर दलदल में पांव रख रही हो। मिस खुर्शीद, मुझे अभिनय में मजा आता है, दिल लगी रहेगी। बुढ़िया ने बड़ा जुल्म कर रखा है, जरा उसे सबक देना चाहती हूँ। कल तुम इसी वक्त इसी ठाठ से फिर आ जाना। बुढ़िया कल फिर आएगी, उसके पेट में पानी न हजम होगा। नहीं, ऐसा क्यों? जिस वक्त वह आएगी मैं तुम्हें खबर कर दूंगी। बस तुम छैला बनी हुई पहुंच जाना। आश्रम में उस दिन जुगनू को दम मारने की फुर्सत नहीं मिली। उसने सारा वृतांत मिसेस टंडन को सुनाया। मिसेस टंडन दौड़ी हुई आश्रम पहुंची और अन्य महिलाओं को खबर सुनाई। जुगनू उसकी तस्दीक करने के लिए बुलाई गई। जो महिला आती वह जुगनू के मुंह से यह कथा सुनती। हर एक रिहर्सल में कुछ कुछ रंग और चढ़ता जाता, यहाँ तक कि दोपहर होते होते सारे शहर के सभ्य समाज में वह खबर गूंज उठी। एक देवी ने पूछा, यह युवक है कौन? मिसेस टंडन, सुना तो, उसके साथ पड़ा हुआ है। दोनों में पहले से कुछ बातचीत रही होगी। वही तो मैं कहती थी कि इतनी उम्र हो गई, यह कुंवारी कैसे बैठी है? अब कलई खुली। जुगनू, और कुछ हो ना हो, जवान तो बांका है। टंडन, यह हमारी विद्वान बहनों का हाल है। जुगनू, मैं तो उसकी सूरत देखते ही ताड़ गई थी। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। टंडन, कल फिर जाना। जुगनू, कल नहीं, मैं आज रात को ही जाऊंगी, लेकिन रात को जाने के लिए कोई बहाना जरूरी था। मिसेस टंडन ने आश्रम के लिए एक किताब मंगवा भेजी। रात को 9 बजे जुगनू मिस खुर्शेद के बंगले पर जा पहुंची। संयोग से लीलावती उस वक्त मौजूद थी। बोली, बुढ़िया तो बेहतर पीछे पड़ गई। मिस खुर्शेद, मैंने तुमसे कहा था ना, उसके पेट में पानी ना बचेगा। तुम जाकर रूप भर आओ, तब तक मैं उसको बातों में लगाती हूँ। शराबियों की तरह अंट-शंट बकना शुरू करना, मुझे भगा ले जाने के प्रस्ताव भी करना, बस यूं बन जाना जैसे अपने होश में ही नहीं हो। लीला मिशन में डॉक्टर थी, उसका बंगला भी पास में ही था। वह चली गई तो मिसेस खुर्देश ने जुगनू को बुलाया। जुगनू ने एक पुर्जा उसका देकर कहा, मिसेस टंडन ने यह किताब मांगी है, मुझे आने में देर हो गई। मैं इस वक्त आपको कष्ट न देती, पर सवेरे ही वह मुझसे मांगेंगी। हजारों रुपये महीने की आमदनी है मिस साहब, मगर एक एक कौड़ी दांत से पकड़ती हैं। इनके द्वारे पर भिखारी को भी भीख नहीं मिलती। मिस खुर्शेद ने पुर्जा देखकर कहा, इस वक्त तो यह किताब नहीं मिल सकती, सुबह ले जाना। तुमसे कुछ बात करनी है, बैठो, मैं अभी आती हूँ। वह पर्दा उठाकर पीछे के कमरे में चली गई और वहां से कोई 15 मिनट में एक सुंदर रेशमी साड़ी पहने, इत्र में बसी हुई, मुंह में पाउडर लगाए निकली। जुगनू ने उसे आंखें फाड़ कर देखा। ओहो, यह श्रृंगार! शायद इस समय वह लौंडा आने वाला होगा, तभी यह तैयारियां हैं। नहीं, सोने के समय कुंवारियों को बनाव संवार की क्या जरूरत? जुगनू की नीति में स्त्रियों के श्रृंगार का केवल एक उद्देश्य था, पति को लुभाना। इसलिए सुहागिनों के सिवा श्रृंगार और सभी के लिए वर्जित था। अभी खुर्शीद कुर्सी पर बैठने भी न पाई थी कि जूतों की चरमर सुनाई दी और एक क्षण में विलियम किंग ने कमरे में कदम रखा। उसकी आंखें चढ़ी हुई मालूम होती थी और कपड़ों से शराब की गंध आ रही थी। उसने बेधड़क मिस खुर्शीद को छाती से लगा लिया और बार बार उसके कपोलों के चुंबन लेने लगा। मिस खुर्शीद ने अपने को उसके कर पाश से छुड़ाने की चेष्टा करके कहा, चलो हटो, शराब पी कर आए हो। किंग ने उसे और चिमटा कर कहा,
आज तुम्हें भी पिलाऊंगा प्रिय, तुमको पीना होगा। फिर हम दोनों लिपट कर सोएंगे। नशे में प्रेम कितना सजीव हो जाता है, इसकी परीक्षा कर लो। मिस खुर्शीद ने इस तरह जुगनू की उपस्थिति का उसे संकेत किया कि जुगनू पर नजर पड़ जाए, पर किंग नशे में मस्त था, जुगनू की तरफ देखा ही नहीं। मिस खुर्शीद ने रोश के साथ अपने को अलग करके कहा, तुम इस वक्त अपने आपे में नहीं हो, इतने उतावले क्यों हुए जाते हो? क्या मैं कहीं भागी जा रही हूँ? किंग, इतने दिनों से मैं चोरों की तरह आया हूँ, आज से मैं खुले खजाने आऊंगा। खुर्शीद, तुम तो पागल हो रहे हो, देखते नहीं हो कमरे में कौन बैठा हुआ है? किंग ने हकबका कर जुगनू की तरफ देखा और झिझक कर बोला, यह बुढ़िया यहाँ कब आई? तू यहाँ क्यों आई बुड्ढी? शैतान की बच्ची, यहाँ भेद लेने आती है, हमको बदनाम करना चाहती है? मैं तेरा गला घोंट दूंगा। ठहर, भागती कहाँ है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जुगनू बिल्ली की तरह कमरे से निकली और सिर पर पांव रखकर भागी। उधर कमरे से कह कहे उठ उठकर छत को हिलाने लगे। जुगनू उसी वक्त मिसेस टंडन के घर पहुंची। उसके पेट में बुलबुले उठ रहे थे, पर टंडन सो गई थी। वहां से निराश होकर उसने कई दूसरों के घरों की कुंडी खटखटाई, पर कोई द्वार न खुला और दुखिया को सारी रात इसी तरह काटनी पड़ी, मानो कोई रोता हुआ बच्चा गोद में हो। प्रातः काल वह आश्रम में जा कूदी। कोई आधा घंटे में मिसेस टंडन आई। उन्हें देखकर उसने मुंह फेर लिया। मिसेस टंडन ने पूछा, रात क्या तुम मेरे घर आई थी? इस वक्त मुझसे महाराज ने कहा। जुगनू ने विरक्त भाव से कहा, प्यासा ही तो कुएं के पास आता है, कुआं थोड़े ही प्यासे के पास जाता है। मुझे आग में झोंक कर आप दूर हट गई, भगवान ने मेरी रक्षा करी, नहीं कल जान ही गई थी। मिसेस टंडन ने उत्सुकता से कहा, क्या हुआ? कुछ तो कहो, मुझे तुमने जगा क्यों नहीं लिया? तुम तो जानती हो मेरी आदत सवेरे सो जाने की है। महाराज ने घर में घुसने ही नहीं दिया, जगह कैसे लेती? आपको इतना तो सोचना चाहिए था कि वह वहां गई है तो आती होगी, घड़ी भर बाद ही सोती तो क्या बिगड़ जाता, पर आपको किसी की क्या परवाह। तो क्या हुआ? मिस खुर्शीद मारने दौड़ी क्या? वह नहीं मारने दौड़ी, उनका वह खसम है, वह मारने दौड़ा। लाल आंखें निकाले आया और मुझसे कहा, निकल जा। जब तक मैं निकलूं तब तक हंटर खींचकर दौड़ा ही तो पड़ा। मैं सिर पर पांव रखकर न भागती तो चमड़ा उधार डालता, और वह रान बैठी तमाशा देखती रही। दोनों में पहले से ही सदी बदी थी। ऐसी कुलटाओं का मुंह देखना ही पाप है। वैश्या भी इतनी निर्लज ना होगी। जरा देर में और देवियां आ पहुंची। यह वृतांत सुनने के लिए सभी उत्सुक हो रही थी। जुगनू की कैंची अविश्रांत रूप से चलती रही। महिलाओं को इस वृतांत में इतना आनंद आ रहा था कि कुछ ना पूछो। एक एक बात को खोद खोद कर पूछती। कमरे के काम धंधे भूल गए, खाने पीने की सुधि न रही, और एक बात सुनकर उनकी तृप्ति न होती थी। बार बार वही कथाएं नए आनंद से सुनती। मिसेस टंडन ने अंत में कहा, हमें आश्रम में ऐसी महिलाओं को लाना अनुचित है। आप लोग इस प्रश्न पर विचार करें। मिसेस पांड्या ने समर्थन किया, हम आश्रम को आदर्श से गिराना नहीं चाहते। मैं तो कहती हूँ ऐसी औरत किसी संस्था की प्रिंसिपल बनने के योग्य नहीं। मिसेस बांग्ला ने फरमाया, जुगनूबाई ने ठीक कहा था, ऐसी औरत का मुंह देखना भी पाप है। उसे साफ कह देना चाहिए, आप यहाँ तशरीफ न लावे। अभी यह खिचड़ी पक रही थी कि आश्रम के सामने एक मोटर आकर रुकी। महिलाओं ने सिर उठा उठा कर देखा। गाड़ी में मिस खुर्शीद और विलियम किंग बैठे हुए थे। जुगनू ने मुंह फैलाकर हाथ से इशारा किया, वही लौंडा है। महिलाओं का संपूर्ण समूह चिक के सामने आने के लिए विकल हो गया। मिस खुर्शीद ने मोटर से उतरकर खुद बंद कर दिया और आश्रम के द्वार की ओर चली। महिलाएं भाग भाग कर अपनी अपनी जगहों पर आकर बैठ गईं। मिस खुर्शीद ने कमरे में कदम रखा, किसी ने स्वागत न किया। मिस खुर्शीद ने जुगनू की ओर निसंकोच आंखों से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कहिए बाई जी, रात आपको चोट तो नहीं आई?
जुगनू ने बहुतेरी दीदा दिलेर स्त्रियां देखी थी, पर इस ढिठाई से वह चकित हो गई। चोर हाथ में चोरी का माल लिए साह को ललकार रहा था। जुगनू ने ऐंठ कर कहा, जीना भरा हो तो अब पिटवा दो, सामने ही तो है। खुर्शीद, वह इस वक्त तुमसे अपना अपराध क्षमा कराने आए हैं। रात वह नशे में थे। जुगनू ने मिसेस टंडन की ओर देखा, और आप भी तो कुछ कम नशे में न थी। खुर्शीद ने व्यंग समझकर कहा, मैंने आज तक कभी नहीं पी, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। जुगनू ने लाठी मारी, शराब से भी बड़ी नशे की चीज है कोई, और उसी का नशा होगा। उन महाशय को पर्दे में क्यों ढक दिया? देवियां भी तो उनकी सूरत देखती। मिस खुर्शीद ने शरारत की। सूरत तो उनकी 1,00,000-2,00,000 में एक है। मिसेस टंडन ने आशंकित होकर कहा, नहीं, उन्हें यहाँ लाने की जरूरत नहीं। आश्रम को हम बदनाम नहीं करना चाहते। मिस खुर्शीद ने आग्रह किया, मामले को साफ करने के लिए उनका आप लोगों के सामने आना जरूरी है। एक तरफा फैसला आप क्यों करती हैं? मिसेस टंडन ने टालने के लिए कहा, यहाँ कोई मुकदमा थोड़े ही पेश है। मिस खुर्शीद, वाह, मेरी इज्जत में बट्टा लगा जा रहा है और आप कहती हैं कोई मुकदमा नहीं है। मिस्टर किंग आएंगे और आपको उनका बयान सुनना ही होगा। मिसेस टंडन को छोड़कर और सभी महिलाएं किंग को देखने के लिए उत्सुक थीं। किसी ने विरोध न किया। खुर्शीद ने द्वार पर आकर ऊंची आवाज से कहा, तुम जरा यहाँ चले आओ। हुड खुला और मिस लीलावती रेशमी साड़ी पहने मुस्कुराती हुई निकल आईं। आश्रम में सन्नाटा छा गया। देवियां विस्मित आंखों से लीलावती को देखने लगी। जुगनू ने आंखें चमकाकर कहा, उन्हें कहाँ छिपा दिया आपने? खुर्शीद छू मंतर से उड़ गए। जाकर गाड़ी देख लो। जुगनू लपक कर गाड़ी के पास गई और खूब देखभाल कर मुंह लटकाए हुए लौटी। मिस खुर्शीद ने पूछा, क्या हुआ, कोई मिला? जुगनू, मैं यह तिरिया चरित्र क्या जानूं? लीलावती को गौर से देखकर, और मर्दों को साड़ी पहनाकर आंखों में धूल झोंक रही हो, यही तो है वह रात वाले साहब। खुर्शीद, खूब पहचानती हो? जुगनू, हाँ, क्या अंधी हूँ? मिसेस टंडन, क्या पागलों सी बातें करती हो जुगनू, यह तो डॉक्टर लीलावती हैं। जुगनू उंगली चमकाकर, चलिए, लीलावती हैं। साड़ी पहनकर औरत बनते लाज नहीं आती? तुम रात को इनके घर नहीं थे? लीलावती ने विनोद भाव से कहा, मैं कब इनकार कर रही हूँ? इस वक्त लीलावती हूँ, रात को विलियम किंग बन जाती हूँ। इसमें बात ही क्या है? देवियों को अब यथार्थ की लालिमा दिखाई दी। चारों तरफ कहे पड़ने लगे। कोई तालियां बजाती थी, कोई डॉक्टर लीलावती की गर्दन से लिपट जाती थी, कोई मिस खुर्शीद की पीठ पर थपकियां देती थी। कई मिनट तक हू हक मचता रहा। जुगनू का मुंह उस लालिमा में बिल्कुल जरा सा निकल आया, जुबान बंद हो गई। ऐसा चरका उसने कभी न खाया था। इतनी जलील वह कभी न हुई थी। मिसेस मेहरा ने डांट बताई, अब बोलो दाई, लगी मुंह में कालिख कि नहीं? मिसेस बांगड़ा इसी तरह सबको बदनाम करती है। लीलावती, आप लोग भी तो जो यह कहती है उस पर विश्वास कर लेती हैं। इस हर बोंग में जुगनू को किसी ने जाते न देखा। अपने सिर पर यह तूफान उठते देखकर उसे चुपके से सरक जाने में ही अपनी कुशल मालूम हुई। पीछे के द्वार से निकली और गलियों गलियों भागी। मिस खुर्शीद ने कहा, जरा उससे पूछो मेरे पीछे क्यों पड़ गई थी? मिसेस टंडन ने पुकारा, पर जुगनू कहाँ? तलाश होने लगी। जुगनू गायब। उस दिन से शहर में फिर किसी ने जुगनू की सूरत नहीं देखी। आश्रम के इतिहास में यह मामला आज भी उल्लेख और मनोरंजन का विषय बना हुआ है। तो यह थी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी लालचन। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगली कहानी में जल्दी ही आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।